नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यूक्रेन की स्थिति लगातार भयावह बनी हुई है। आए दिन खबरों में ऐसी खबरें आती है जो लगातार दिल दहला देने वाली है। ऐसे में इस बीच भारतीय छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, वो फंसे हैं। उनके साथ फंसे हैं कई भारतीय प्रवासी भी। राहत की खबर यह है कि भारत सरकार लगातार इन लोगों को वापस लाने के लिए कवायद कर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ वो छात्र मौजूद है जो हाल फिलहाल में यूक्रेन से भारत लौटे हैं। आइए इनसे बात करते हुए जाने कि आखिर वहाँ का मंजर कैसा है, वहाँ की वास्तु स्थिति कैसी है और ये लोग अपने भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आयुश्री आपसे होगा कि आपको भारत आकर, भारत लौटकर वतन वापसी कर कर कैसा लग रहा है। अ, जी मुझे इंडिया वापस आकर काफी रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि हम जब वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए थे तभी हमें नहीं पता था कि हम कैसे बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे या कहाँ जाएंगे या कोई शेल्टर्स में भी जाएंगे तो क्योंकि सेफ है या नहीं हमें नहीं पता था। क्योंकि शेल्टर्स में भी जो लोग फंसे हुए हैं वहां पे भी रशियंस अटैक कर रहे हैं। तो इंडिया के काफी रिलीफ फील हो रहा है, अभी सेफ फील हो रहा है। आयुश्री, आप बता रही है कि वहाँ कैसी स्थिति थी, वहाँ क्या कंडीशन थी, किस किस सिनेरियो में जी आप लोग वो सब फेस कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि आप खुद बताइए कि वहाँ क्या कंडीशन आपको देखने को मिली। एक्चुअली मैं और शिव हमारा फ्लाइट था कीव बोरिस्पल एयरपोर्ट से। जो इंडिया एयर इंडिया से फ्लाइट था, रेस्क्यू फ्लाइट था। हम बोरिस्पल एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान सुबह खबर आई कि रशियंस ने एयर स्ट्राइक किया है बोरिस्पल एयरपोर्ट के नजदीक। तो सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए थे और हर जगह पैनिक सिचुएशन था, किसी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर हम वहां से इंडियन एम्बेसी गए, जहाँ पे उन्होंने हमें एक शेल्टर दिया। इंडियन एम्बेसी जो कीव में है, वो लोग हमारे साथ थे, वो लोग कांटेक्ट में थे। लेकिन क्योंकि कीव कैपिटल जो यूक्रेन का कैपिटल है, वो ऑलरेडी एक वॉर जोन में था, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ट्रेन के अलावा रेलवेज चल रही थी। तो हम 2 दिन वहीं फंसे हुए थे। वहां पे खाना बहुत रेशनिंग हो रहा था, खाने को लेके, पानी को लेके, हर एक चीज को लेके। तो मैंने और शिव शिव ने डिसाइड किया कि हम रेलवे ट्रेन से हम वेस्ट की ओर जाने की कोशिश करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी की एक टीचर है, उन्होंने हमें ये एडवाइस दिया कि आप कोई भी ट्रेन मिलती है कीव से, उसमें बैठ जाइए। और लेकिन हमने सबको पूछने की कोशिश की, लेकिन सब यही बोले कि अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आप अपनी खुद की रिस्क पर निकलेंगे, जी कोई जी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो जी। जैसा कि शिव आयुषी ने बताया कि क्या क्या वहाँ आप लोग फेस कर रहे थे, ट्रेन से आपको जाना पड़ा, ये सारी परेशानी थी। ऐसे में मुख्य परेशानी ये भी हमको लगातार खबरों में मिल रही थी कि खाने पीने को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आप लोग इस चीज से कैसे उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आप बताइए शिव कि किस तरह की परेशानी खाने पीने को लेकर या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर थी। शिव। अ, हमारे पास पेरेंट्स ने कुछ रिसोर्सेज, मनी मनी भेजा था, ट्रांसफर किया था, बट एटीएम्स में ऑलरेडी बहुत लॉन्ग क्यूज थे, तो उस वजह से हम कैश भी विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक मेन प्रॉब्लम था। और बाकी हम लोग ने थोड़ा सुपरमार्केट्स जाके कुछ शॉपिंग कर लिया था अपने लिए, ताकि कुछ दिन हम उससे गुजारा कर लिए। और इंडियन एम्बेसी ने जितना हो सके उतना प्रोवाइड किया हमें, भले लिमिटेड था, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट। रजुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडियन एम्बेसी लगातार आप लोगों के संपर्क में थी, प्रयास कर रही थी आपको बाहर इवैक्यूएट करने का। क्या यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज द्वारा भी ऐसी कोई कवायद की जा रही थी, कोई प्रैक्टिस की जा रही थी ताकि आपको सेफली यूक्रेन से बाहर भारत भेजा जा सके वापस। राहुल, रजुल। सर, स्टार्टिंग में जब ये अटैक हुआ था, जब पहला अटैक हुआ था,
तब सर हमारे पास किसी भी तरह की कोई डिटेल्स नहीं आ रही थी कि हमें कैसे क्या करना है। बस हमें इतना बताया गया था कि अटैक हुआ है और इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने पास जितना हो सके उतना खाना और जितना हो सके उतना कैश कलेक्ट करके रखें, ताकि आप इन केस अगर आगे कुछ नहीं भी हुआ तो हमारे पास कम से कम खाने के लिए। और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग के थ्रू हमारे पास उस समय कुछ भी रिगार्डिंग्स नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब हमें वहां से एम्बेसी के थ्रू ये आया कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट होना है और हमें बॉर्डर्स तक पहुंचने, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज ने करीबन 1 या 2 बस अरेंज की थी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी सारे बच्चों के निकलने के लिए। तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, हमने मिलके कुछ बसेस अरेंज की, प्राइवेट बसेस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ से बॉर्डर की तरफ लेके जा सकें। क्योंकि लास्ट के जब अटैक के 2 दिन बाद जहां हम रहते हैं टर्नोपल सिटी में, वहां पे ऑलरेडी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था कि वहां पे एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। बट बहुत अच्छी बात है वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ और वहां सेफ थे, लेकिन डर बहुत था हमें, खास करके रात के टाइम पे, क्योंकि हर रात में 11 बजे के बाद वहां पे अलार्म सिग्नल्स बजते थे। फिर हमें वहां से भाग के बंकर्स में जाना पड़ता था। तो हम दोस्तों ने, कुछ फ्रेंड्स ने, सबने मिल के कुछ बसेस अरेंज किए और फिर हम वहां से रोमानिया बॉर्डर की तरफ हम लोग वहां पे प्रोसीड किया हमने। तो यूनिवर्सिटीज ने हेल्प की, लेकिन सर बहुत लास्ट में, एट लास्ट पॉइंट, और तब सिचुएशन बहुत हेक्टिक हो चुकी थी। श्रद्धा, मुझे ये बताइए कि आप लगातार इंडियन एम्बेसी, भारतीय एम्बेसी से लगातार यूक्रेन में फंसा हर छात्र संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। लगातार खबरें ये भी सामने आ रही थी कि कुछ इलाके ऐसे भी है यूक्रेन में जहां वो लगातार एम्बेसी से संपर्क करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं उठाया जा रहा, कई सारी ऐसी परेशानी थी। तो क्या जहां आप मौजूद थी श्रद्धा, वहां भी ये सब परेशानी आपको देखने को मिल रही थी? हम लोग जब जाने भी वाले थे, हम जा रहे थे पोलैंड बॉर्डर। हमें तब बताया गया था कि शेनी मेदिका इज द ओनली बॉर्डर जो पेडिस्ट्रियन थ्रू हम जा सकते हैं। एक था तब जब खारकोव वाला, वो सिर्फ उनके लिए था जो लोग जिनकी पर्सनल खुद की बस या अपनी खुद बस भी क्या कार, खुद के व्हीकल्स हो, उनके लिए। हमने एम्बेसी, जब हम पोलैंड बॉर्डर तक हम पहुंचे, एम्बेसी का ना कॉल लग रहा है ना कुछ हमारी उनसे बात हो पा रही है। एम्बेसी से बस अचानक, पहले एम्बेसी ने बोला कि एडवाइजरी आई थी कि पोलैंड से भी आप क्रॉस कर सकते हैं। तो फिर बीच में वहां एडवाइजरी तो नहीं आई थी, पर लोगों से ये सुनने में आ रहा था कि पोलैंड से इंडियन स्टूडेंट्स का क्रॉस करना बंद हो चुका है अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। जी प्रिंस, आप ये बताइए, श्रद्धा ने बोला कि भारतीय छात्रों का पोलैंड से क्रॉस करना बंद कर चुका है। क्या आप लोगों के साथ और भी अन्य देश विदेश के छात्र मौजूद थे? और अगर वो मौजूद थे तो उनके एम्बेसी द्वारा, उनके देश की एम्बेसी द्वारा क्या काम किए जा रहे थे जो भारतीय एम्बेसी नहीं कर पा रही थी? या फिर क्या भारतीय एम्बेसी ऐसा कोई काम कर रही थी जिससे विदेशी जो छात्र थे वो उनको मदद मुहैया हो जाए? प्रिंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो जो बॉर्डर मैं जहाँ से आया हूँ वो रोमानियन बॉर्डर था, मैंने क्रॉस किया था। तो वहाँ पे हमारे अलावा और भी नेशनलिटीज के स्टूडेंट थे, जैसे नाइजीरिया के, पोलैंड के, और यूक्रेनियंस भी थे जो क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर। तो मैक्सिमम जहाँ पे स्टूडेंट थे वो इंडियन थे, और जितनी ज्यादा मैं देख रहा था वहाँ पे जो मदद मिल रही थी वो इंडियन एम्बेसी से मिल रही थी। मुझे बाकी नेशनलिटीज के एम्बेसीज के वहाँ कोई भी नहीं दिख रहे थे। तो इंडियन एम्बेसी ही उनको गाइड कर रही थी। वो पूरी प्रॉपर हेल्प नहीं कर पा रही थी, लेकिन गाइड कर रही थी कि आप ऐसे करो, यहाँ से निकलो, आप यहाँ से निकलो। तो हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, हमारे लिए भी काम कर रही थी और साथ में साथ उनकी भी हेल्प कर रही थी। तो ऐसे में यशस्वी, ये बताइए कि आप जब भारत लौट रहे थे, ये सारी कार्यवाही एम्बेसी द्वारा, भारत सरकार द्वारा की जा रही थी, तो आपको उस वक्त किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार यहाँ खबरें ये भी आ रही थी कि कुछ छात्रों को कई किलोमीटर चल के बस तक जाना पड़ा, कई छात्रों को बॉर्डर तक जाना पड़ा, इसमें 8-9 किलोमीटर तक शामिल है। ऐसे में क्या ये कंडीशन, क्या ये स्थिति आपके सामने भी आई थी यशस्वी? जी सर, हमारे सामने भी आई थी। हमें भी कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ा था। बट क्योंकि वहां पे सर क्या है ना कि यूक्रेनियन लोकल्स भी क्रॉस कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी गाड़ियां लगी हुई है, वो गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक है। वो मतलब कोई जान के नहीं ऐसा कर रहा था, वो ट्रैफिक ही इतना लंबा गाड़ियां हैं, तो बस तो पार हो नहीं सकती ना, हम बॉर्डर तक जा सकते हैं, तो हमें चलना पड़ रहा था उतर के। तो सर अब निकलना है, तो फिर हम ये सोच चुके थे कि अब हमें चलना तो पड़ेगा, तो इसलिए हम चल रहे थे आराम से। पर हाँ, काफी दिक्कत आ रही थी चलने में, क्योंकि बैग हमारे कंधे पे, और फिर वो बस वही एक दिक्कत हम लोग को लग रही थी। पर ठीक है, धीरे धीरे हम लोग वेट करके चले गए थे।
बिल्कुल बिल्कुल यशस्वी, मैं देख सकता हूँ साफ तौर पे कि आप लोग भारत तो लौट चुके हैं, पर आपके चेहरे पे अभी भी वो खुशी नहीं है। क्या अभी भी आपके कई दोस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं? कोई अभी भी वहां परेशान है? आयुश्री? जी, मेरे काफी दोस्त हैं जो ओडेसा और खार्किव से हैं, जो एकदम रशियन बॉर्डर से लगकर हैं। तो वो लोग काफी दिन से ट्राई कर रहे थे कि वो लोग भी हमारी तरह निकले, ताकि वेस्ट बॉर्डर से वो लोग क्रॉस कर पाए। लेकिन उन्हें यही एडवाइसरी दी जा रही थी कि आप अपने शेल्टर से ना निकलें, क्योंकि हम अभी 2 दिन से जो सुन रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो लोग शायद बाहर निकले थे। तो वो लोग अनसेफ फील कर रहे थे कि हम बाहर जाएंगे तो पता नहीं कुछ हो सकता है। लेकिन वो लोग फाइनली अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो इंडियन एम्बेसी इज अरेंजिंग सम ट्रांसपोर्ट कि वो रशियन बॉर्डर से भी क्रॉस कर सके। तो आयुश्री, आपकी उनपे कॉल से बात होती है? आप किस माध्यम से उनसे बात कर पा रही हैं अभी फिलहाल? जी, मैं उनसे बात कर पा रही हूँ अभी। हमारे साथ जुड़े थे यूक्रेन से हाल फिलहाल में भारत लौटे वो छात्र जिन्होंने यूक्रेन के मंजर को, वहां की स्थिति को हमसे साझा किया। हम उम्मीद करते हैं कि इन छात्रों के बाकी अन्य साथी भी जल्द से जल्द भारत वापस लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।